हेलो एवरीवन, मैं नेहा शर्मा टीम मनीष वर्मा से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज, जो कि आप सभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करेंगे ताकि आप लोग एग्जाम को बहुत अच्छे से कर पाओ और आपको एक आइडिया मिल जाए कि एग्जाम किस तरीके का आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। सबसे पहले अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो वी हैव 3 यूनिट्स, जिसमें अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो वो है रीडिंग द नॉवल। इसमें हमें नॉवेल्स को डिस्कस करना है, जैसा कि सबसे पहले है जेन ऑटसन की प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसके बाद प्रिंस जेराल्ड जे नैरेटोलॉजी की फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ नैरेटिव। देन थर्ड है कॉल एन अ न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग, द डोमेन ऑफ द नॉवल, रिफ्लेक्शन ऑन सम हिस्टोरिकल डेफिनेशन। इसके बाद अगर हम सेकेंड यूनिट पर जाएं तो सेकेंड यूनिट है रीडिंग पोइट्री, जिसमें हमें जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस को देखना है। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज को डिस्कस करना। देन एमिली डिक्सन की आफ्टर ग्रेट पेन। देन वी हैव रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनकी हमें वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर को पढ़ना है। देन फर्ग्यूसन मार्गरेट, मैरिज ऑफ सेल्टर एंड जॉन स्टॉलवर्थ, वर्सिफिकेशन एंड पोएटिक सिंटेक्स। देन वी हैव थर्ड यूनिट रीडिंग ड्रामा, जिसमें हमें ड्रामास को पढ़ना है, जैसे कि महेश दत्तानी का प्ले तारा, वेटसन जीजे द नेचर ऑफ ड्रामा, हबीब तनवीर इट मस्ट फ्लो, अ लाइफ इन थिएटर, और गैरी डे क्लास। तो ये है आप लोगों का टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि सिलेबस। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस जेन ऑटसन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस विद रिगार्ड्स टू एनी वन कैरेक्टर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी कि इसमें बोला गया है ये जो पार्ट है आपका, ये जो नॉवल है, इसमें अपनी पसंद के किसी भी एक कैरेक्टर को, आपको जो भी आपको इस नॉवल में एक कैरेक्टर अच्छा लगा हो, उसके मैस्कुलिनिटी पर क्या थॉट थे। यानी कि मैस्कुलिनिटी मतलब होता है पुरुषत्व। पुरुषत्व जो होता है ना हमारा मेल डोमिनेंट, तो इस पर उनके क्या विचार थे या किस तरीके का उन्हें दिखाया गया है। किसी भी एक कैरेक्टर की हमें इसके अंदर बात करनी है, जो कैरेक्टर हमें पसंद हो। इसी के और में ऑप्शन है इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन of a wife. Discuss with reference to Austen views on issues of property, inheritance and gender in Pride and Prejudice. इसमें क्या बोला गया है कि देखो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक रूप से सत्य है कि एक अकेला आदमी जिसके पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टी हो, काफी वेल्थ हो, काफी पैसा हो, तो उसे एक पत्नी की चाहत अवश्य होगी। चाहे उसके पास कितना भी कुछ हो, लेकिन फिर भी उसे एक वाइफ की जो इच्छा होती है वो जरूर होगी। तो हमें डिस्कस करने कुछ पॉइंट अपनी नॉवल के अकॉर्डिंग, जैसा कि प्रॉपर्टी, संपत्ति के कुछ मुद्दों को, इनहेरिटेंस यानी कि जो विरासत होती है इस चीज को, और जेंडर को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रो की, तो देखो जो जेन ऑटसन है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस के ऑथर है, जिसमें उन्होंने सोसाइटी के नेगेटिव इफेक्ट्स को दिखाया है। और ये बात करते हैं अर्ली 19th सेंचुरी की, यानी कि 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर की। अब अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो मैंने यहाँ पर मिस्टर डर्सी का कैरेक्टर लिया है। आपको जो कैरेक्टर बॉय का इसमें पसंद आया हो आप ले सकते। अगर जेन ऑटसन में कैरेक्टर की बात करें मिस्टर डर्सी की, तो इनका जो कैरेक्टर है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा ही अलग कैरेक्टर है इनका। अगर शुरुआती में बात करूं तो वैसे तो ये एक जेंटलमैन है जिसके पास सब कुछ है, बहुत सारा पैसा है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस है ड्यूटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफी ज्यादा अच्छे लैंड ऑनर है ये। तो हालांकि बाकी इनकी जो ये चीजें हैं वो अच्छी हैं, लेकिन जैसे जैसे आप मिस्टर डर्सी के कैरेक्टर के बारे में जानोगे आपको पता चलेगा कि इनमें भी वो चीज थी, जैसे कि होता है ना सोसाइटी में कम पैसे वाले लोगों के साथ, गरीबों के साथ थोड़ा दूर रहना, उनसे ज्यादा उनसे घुल मिल के नहीं रहना, थोड़ा अलग होके रहना। तो इनके अंदर भी वो बात थी, चाहे इनके पास कितना भी पैसा था, लेकिन इनका जो दूसरों के प्रति इनका जो बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा बेकार दिखाया गया है। इनको उन चीजों से मतलब ही नहीं था। हालांकि जब हम कहानी को आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो मिस्टर डर्सी है, इनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा इवॉल्व होता है, यानी कि अलग अलग चेंजेस आते हैं उसमें। तब हमें पता चलता है कि ये कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूप से मैस्कुलिनिटी को फॉलो करते थे। ये काफी ज्यादा मतलब उस चीज को बनाते थे कि मेन विल बी मेन वाली थिंकिंग जो होती है ना। ही बिगिंस टू इंट्रोस्पेक्ट, एडमिट हिज फ्लॉज एंड पर्सनल ग्रोथ। आगे पता चलता है कि ये अपनी गलतियां वगैरह जो होती हैं, खामियां वगैरह जो होती है, उनको भी स्वीकार करता है और अपना व्यक्तिगत जो विकास होता है वो भी करता है। अब इसमें अगर हम बात करें हिज विंगलेस टू एडमिट हिज mistake and his eventual proposal to Elizabeth Bennet showcase a shift from the rigid masculinity of his era towards a more modern and balanced view of manhood. तो जब अंत में दिखाया गया है नॉवल के अंदर कि अपनी गलतियों को जब ये स्वीकार कर लेता है, तो और उसके बाद जब ये एलिजाबेथ डी बेनेट को, जो इनका अंतिम जो प्रपोजल होता है
तो उसको जब ये देता है या फिर उस प्रपोज़ल को दिखाता है, तो उसमें भी इसके मैनहुड को, वो जो बदलाव है इसमें, वो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि देखो मिस्टर डर्सी शुरू से ही दिखाया गया था कि ये एलिज़ाबेथ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एलिज़ाबेथ जो कि जेन की सिस्टर थी, अगर आप लोगों ने ये नॉवल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये सेकंड नंबर की सिस्टर थी बेनेट फैमिली की। तो ये डर्सी उसे पसंद नहीं करता था कि ये कम सुंदर है या वेल्थ इसके पास इतनी ज़्यादा। लेकिन आगे-आगे हम देखते हैं कि इसको, जो मिस्टर डर्सी होता है, इन्हें एक अट्रैक्शन जो होता है एलिज़ाबेथ से होने लग जाता है अंदर ही अंदर। फिर ये सोचने लग जाता है ज़्यादा बुरी नहीं है ये, ठीक है। फिर जो नॉवल है वो बहुत रूप लेती है, काफ़ी ज़्यादा। एक टाइम आता है कि एलिज़ाबेथ इनसे नफ़रत करने लग जाती है और ये एलिज़ाबेथ को पसंद करने लग जाते हैं। तो जो नॉवल में इनका कैरेक्टर है वो चेंज ही होता रहता है, इर्द-गिर्द घूमता ही रहता है। इसके अलावा मिस्टर डर्सी कैरेक्टर आर इलस्ट्रेट जेन ऑस्टन क्रिटिक ऑफ द सुपरफिशियलिटी ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन सराउंडिंग masculinity in her time. She suggests that true masculinity is not merely about wealth, status, or stoicism, but also evolve emotional intelligence, humility, and the capacity for self improvement. तो जो जैन ऑस्टन है उनकी भी यही विचारधारा है। वो कहते हैं कि जैसे मिस्टर डर्सी का जो इसमें कैरेक्टर दिखाया गया है, वो हमेशा पैसे को, स्टेटस को, कि आदमी का स्टेटस क्या है, इस चीज को प्रायोरिटी देते थे। एकदम मेल डोमिनेंट वाली थिंकिंग थी उनकी कि गरीब है तो हम क्यों इनसे बात करें, इनसे दूर रहो, हमें क्यों इनके साथ नाचना है, हमें ये नहीं पसंद। तो वो इस तरीके के थे। लेकिन जो इसमें हमारे राइटर है वो क्या कहते हैं कि ये नहीं होती है मैस्कुलिनिटी, या फिर ये नहीं होता है आप इस चीजों को फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ट्रू मैस्कुलिनिटी क्या है, जब आप वेल्थ स्टेटस आपके पास है, इट्स ओके, बट आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, आप ह्यूमैनिटी भी है आपके अंदर, आप किसी के साथ अच्छे से बिहेव भी कर रहे हो और खुद के अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट भी कर रहे हो। तो मिस्टर डर्सी का आगे जाके एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब वो इन चीजों को पहचानता है, सेल्फ अवेयरनेस को अपने अंदर लेकर आता है। यही एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या एक मेन कैरेक्टर मुझे लगा मिस्टर डर्सी, वो मैंने आप लोगों को बताया है। हालांकि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको जो कैरेक्टर अच्छा लगे आप वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अब अगर हम बात करें ऑस्टन के व्यूज की प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति पे, इनहेरिटेंस यानी कि विरासत, और जेंडर लिंग को लेकर अगर इनकी हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस की। देखो इसमें मेन जो चीज है वो क्या, संपत्ति और विरासत के बारे में अगर हम इनके व्यू की बात करें, इनका जो ये प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस होता है ना, इनकी इंपॉर्टेंस अपर क्लास में ज्यादा होती है। जो उच्च वर्ग के, जो हाई क्लास के लोग होते हैं, उनके अंदर ये संपत्ति, ये विरासत, ये प्रॉपर्टी, ये वेल्थ, ये सारी चीजें खास महत्व रखती हैं। जबकि मिस्टर डर्सी इमेंस वेल्थ एंड एक्सटेंसिव स्टेट मेक हिम अ हाईली एलिजिबल बैचलर इन द आईज ऑफ सोसाइटी। और यही कहानी हमें दिखाती भी है कि जो मिस्टर डर्सी था वो काफी ज्यादा अमीर था, उसके पास काफी पैसा था, काफी प्रॉपर्टी थी, तो वो पूरे समाज के अंदर एक बहुत अच्छा, योग्य, एकदम एलिजिबल कुंवारा लड़का था जिसकी सबकी नजर थी। द नोवेल showcases how marriage was often viewed as a means of securing or improving one financial and social standing. Elizabeth Bennet's family, for instance, is eager to marry her off to a wealthy suitor like Mr. Collins to ensure their financial security. इसमें वो आगे क्या बताते हैं, यही ये नॉवल दिखाती है कि कैसे शादी को किस तरीके से यूज किया जाता है। एक जो कहते हैं ना सिक्योर मीन, एक सुरक्षित साधन के रूप में देखा जाता है शादी को, कि मतलब आप किसी अमीर से शादी कर लो, आप अपनी फाइनेंशियल चीज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सोसाइटी में जो आपकी सिचुएशन है उसमें आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। जैसा कि नॉवल में एक एग्जाम्पल भी है, अगर आपको नॉवल याद हो तो आप ये देखोगे कि जो एलिजाबेथ बेनेट का परिवार था, उन्होंने अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए और अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ठीक करने के लिए मिस्टर कॉलिंस जैसे वेल्थी लवर था, उससे वो लोग शादी कराने के लिए मान जाते हैं। फिर आता है जेंडर रोल्स की, जो लिंग होता है उसकी क्या भूमिका होती है। देखो ऑस्टन नॉवल क्रिटिक्स द लिमिट रोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन हर सोसाइटी। तो ऑस्टन की जो वो नॉवल है वो इस बात का क्रिटिक करती है, समाज के अंदर बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं, काफी ज्यादा कम अपॉर्चुनिटीज होती है महिलाओं के पास कि वो कुछ कर सके। वुमेन पर्टिकुलरली those without substantial dowries were often dependent on advantageous marriage for financial stabilities। वो आगे क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि महिला जिनके पास एक पर्याप्त दहेज नहीं होता किसी को देने के लिए, सब्सटेंशियल मतलब होता है कि पर्याप्त दहेज अगर उनके पास नहीं होता देने के लिए, वो शादी पर डिपेंड हो जाती है कि हम शादी कर लेंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, हमारी जो सिचुएशन है उसमें क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे ही इसमें एक और एग्जाम्पल इसमें कैरेक्टर में दिखाया गया है, और वो कैरेक्टर किसका है, वो कैरेक्टर है आप लोगों का चार्लेट लुकास का,
हु मैरीज मिस्टर कॉलिंस प्राइमरली फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जिन्होंने मिस्टर कॉलिंस से शादी क्यों की थी? अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। वही हम एलिजाबेथ बेनेट की बात करें, इन्होंने मतलब क्या किया? जो एलिजाबेथ बेनेट थी वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं चाहती थी, बल्कि ये कौन सी डिमांड करती है? ये डिमांड करती है लव की, रिस्पेक्ट की। एक ऐसी शादी चाह रही थी जिसके अंदर क्या हो? प्यार हो, जिसके अंदर भरोसा हो, विश्वास हो और सम्मान हो। तो ये ऐसी जो ये ट्रेडिशनल थिंकिंग थी, इन सबको क्या दे रही थी? चुनौती दे रही थी कि नहीं, मुझे फाइनेंशियल गेन के लिए शादी नहीं करनी है। आई वॉन्ट अ मैन हु लव्स मी, हु सपोर्ट मी और हु रिस्पेक्ट्स मी। Then we have next point is social expectation. Austen highlights how societal expectations place pressure on both men and women to comfort to certain norms. तो इसमें क्या दिखाया गया है? इसकी ऑस्टन जो है वो इस बात को भी हाईलाइट करते हैं कि जो ये समाज की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, ये भी महिला और पुरुष दोनों के ऊपर ना कुछ दबाव डालती है। कैसे दबाव? जैसे कि देखो, मैन लाइक मिस्टर डर्सी वर एक्सपेक्टेड टू मैरी वेल टू प्रिजर्व देयर फैमिली स्टेटस एंड स्टेट, while women like Elizabeth were pressured to marry for financial security। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि देखो, जैसे कि मिस्टर डर्सी जैसे जो लोग होते हैं समाज में, जो लड़के होते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने परिवार की स्थिति और संपत्ति को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से विवाह करें। जबकि जो एलिजाबेथ जैसी महिला होती है, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है? उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे इंसान से शादी करे जो काफी ज्यादा रिच हो, ताकि वो फाइनेंशियल रूप से सिक्योर हो सके, गरीब में ना जाए, किसी अमीर से शादी करे और अपने फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उनको सिक्योर करे। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि इसमें जो ऑस्टन है वो इस चीज को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चीजें होती हैं, वो किस तरीके से एक मेन एक वुमेन दोनों पर प्रभाव डालती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ नोट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले तारा, और तारा इज अ प्ले अबाउट अ डिसफंक्शनल फैमिली डिस्कस। तो हमें जो आपका ये तारा नाम का प्ले है, इसके टाइटल पे बात करनी है, ये बताना है कि किस तरीके से ये बेकार जो फैमिली है, जो ये प्ले है, किस तरीके से उससे रिलेटेड है। महेश दत्तानी द्वारा ये नाटक जो है आपका लिखा गया है। अगर महेश दत्तानी की बात करें तो ये इंडियन राइटर थे जो अगस्त 1958 में बॉर्न हुए थे। जो तारा नाम का प्ले है वो इन्होंने 1990 में लिखा था। अगर मैं तारा प्ले की थीम की बात करूं तो ये इन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप जानते ही हो, जो लड़का और लड़की के बीच भेदभाव होता है, तो उस पे लिखा था, जो कि भारत में उस समय देखना बहुत आम बात थी। दिखता तो हमें आज भी है, कई क्षेत्रों में है, लेकिन उस समय ये सारी चीजें ज्यादा होती थी। जो ये प्ले है ये फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में बात करता है, लड़कियों की जो भ्रूण हत्या होती है या फिर बाद में भी उन्हें किसी काम का समझा नहीं जाता। अगर लड़का और लड़की में ऑप्शन है तो ऑब्वियसली सब लड़कों को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये एक नाटक है। इसमें दिखाया गया है कि गर्ल्स और वुमेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसकी सुने? मेन की सुने। और यही जो प्ले है, ये उसमें जो कैरेक्टर है तारा, उसकी भी यही कहानी है, लेकिन उसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि वो किसी से दब के रह रही है या कुछ, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी स्टोरी तो बिल्कुल अलग है। अब क्या है प्ले तारा, मैं आपको बता देती हूँ। तारा एक ऐसी लड़की की कहानी है जो हमेशा चमकना, वो हमेशा शाइन करना चाहती थी, बिल्कुल अपने नाम की तरह। लेकिन दत्तानी ने इस प्ले के अंदर जो थीम्स यूज करी है, जो इस प्ले को बनाया है, वो बनाया है जेंडर आइडेंटिटी, डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग पहचान, किस तरीके से लिंग के आधार पर भेदभाव होते हैं, एक मिडिल क्लास की स्टोरी, जो मिडिल क्लास लाइफ होती है, इन सब से रिलेट करके बनाया। मैं ये स्टोरी आपको एज अ समरी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो देती हूँ। जो ये तारा नाटक है या जो ये प्ले है, सबसे पहले अगर हम इनके पेरेंट्स की बात करें तो मिस्टर पटेल और भारती, ये दोनों जो थे वो पेरेंट्स होते हैं तारा के और चंदन के। चंदन कौन है? ये तारा का ही भाई है। देखो, द प्ले इज द स्टोरी ऑफ टू कंजॉइंट ट्विंस, दो ऐसे ट्विंस जो कि आपस में जुड़े हुए थे। लड़का जिसे चंदन के नाम से प्ले में बताया गया है और दूसरी तारा। अब जबरदस्ती क्या कराया जाता है, अगर मैं आपको बताऊं ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए थे। तारा और जो चंदन है, ये दोनों जुड़ रखे थे और इन दोनों के सिर्फ 3 पैर थे, यानी कि एक पैर तारा का, एक पैर चंदन का और एक पैर बीच में। और जो वो एक पैर बीच में था वो भी तारा से जुड़ा हुआ था और उसमें तारा का ही जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा था। तो जो डॉक्टर है, इसमें डॉक्टर का नाम है मिस्टर ठाकर। तो जो डॉक्टर ठाकर है वो इन्हें सजेस्ट करते हैं कि इन दोनों बच्चों को अलग मत करो, और अगर आप कर भी रहे हो तो चंदन के पैर पे हम आर्टिफिशियल लेग लगा देते हैं और तारा को उसका ये रियल पैर दे दो। लेकिन जो
भारती हैं जो तारा की मम्मी है, उनके जो फादर हैं वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, तो वो नहीं मानते, उनकी नजर में यही कि नहीं, जो लड़का है वही सब कुछ होता है। और यही जो सोच थी वो मिस्टर पटेल की थी। तो मिस्टर पटेल और भारती के पिता ये दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि चंदन को ये वाला पैर दे दिया जाएगा और तारा को एक आर्टिफिशियल लेग लगाया जाएगा। डॉक्टर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तारा से ज्यादा जुड़ा हुआ है, अगर तारा को मिल गया तो चल जाएगा, लेकिन अगर चंदन को मिला तो चंदन को ना ये सूट करेगा, ना चंदन इस पे सरवाइव कर पाएगा। लेकिन भारती के पिताजी थे वो एक पॉलिटिशियन थे, तो डॉक्टर को उन्होंने लालच दे दिया कि प्रॉपर्टी दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, और इस तरीके से एक सर्जरी कराई गई और उन सर्जरी के द्वारा उन दोनों को सेपरेट किया गया। अब ये बहुत ज्यादा अनइक्वल मैनर में सेपरेट हुआ। किसके लिए? लड़के के लिए, लड़के के फेवर के लिए बहुत ज्यादा अनइक्वल मैनर में इसे इन दोनों को अलग किया गया। अब हुआ क्या, जो डॉक्टर ने कहा था वही सिचुएशन देखने को मिली। तारा को अब सर्वाइव करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि जो वो टांग थी वो चंदन को भी सूट नहीं हुई और चंदन को भी फिर आर्टिफिशियल लेग ही लगा, जैसे कि तारा को लगा था सेम वैसी लगा। वो तीसरा पैर किसी काम का नहीं रहा, दोनों को ही एक आर्टिफिशियल लेग लगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि तारा जो थी उसे सर्वाइव करने में काफी ज्यादा डिसएडवांटेज हो रही थी, काफी ज्यादा उसे प्रॉब्लम हो रही थी, वो बीमार रहती थी, उसकी हेल्थ बिल्कुल गिर रही थी। और यही होता है कि आगे वो ग्रोन अप होती है और एंड में वो मर जाती। तारा की जो डेथ होती है उससे चंदन को काफी ज्यादा गहरा झटका लगता है। क्यों? क्योंकि जो चंदन था वो अपनी बहन से काफी ज्यादा कनेक्टेड था। उसकी डेथ के बाद वो चला जाता है लंदन, अपना नाम वो बदल लेता है और अपना नाम बदल के डैन नाम रख लेता है। लंदन में वो अपनी एक नई लाइफ शुरू करता है, लेकिन उसके दिल में अपनी बहन को लेकर एक रिग्रेट हमेशा रहता है, जो भी उसके साथ हुआ। अब इसकी डेथ कैसे हुई मैं आपको बता देती हूँ। तारा को बीच में कुछ किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी, वो इसी वजह से हुई थी, जो भी ये सर्जरी वगैरह हुई इसी वजह से तारा को ये प्रॉब्लम हुई और एंड में वो झेल नहीं पाई। हालांकि उसकी मम्मी ने उसे बचाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन हुआ यही कि वो नहीं बचा पाए और एट द एंड तारा की डेथ हुई। तारा की मदर की भी डेथ हो गई थी, लेकिन तारा की भी हुई। और फिर तारा की डेथ के बाद चंदन चला गया लंदन, वहां उसने अपना नाम बदला और अपनी जिंदगी शुरू। तो यही था ये छोटा सा प्ले, जहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से सिर्फ डॉक्टर जहाँ कह रहा है कि लड़के के लिए ये सही नहीं होगा, आप ऐसा मत करो, लेकिन सिर्फ पैट्रियार्कियल थिंकिंग, जो भी सोसाइटी की सोच होती है, उस चीज को हाईलाइट करा गया है यहाँ पर कि किस तरीके से जो तारा अच्छे से सरवाइव कर लेती और चंदन भी आर्टिफिशियल लेग के द्वारा कर लेता, लेकिन एक अनइक्वल और बेकार सी सर्जरी ने इस चीज को काफी ज्यादा खराब बना दिया। इस प्ले के अंदर ये दिखाया गया है कि जो ये सियामेस ट्विन थे, जो ये चंदन और तारा का जो बॉन्ड था, इनका बॉन्ड काफी ज्यादा यूनिक था। ये एक दूसरे से इमोशनली भी कनेक्टेड थे। इन्हें मेडिकल ऑपरेशन द्वारा अलग किया गया, लेकिन दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा समझते हो। भाई बहन में जो प्यार होता है वो प्यार होता है। तारा का भी यही इच्छा थी कि वो हमेशा खुश रहे, स्ट्रांग रहे, ब्यूटीफुल रहे। तो ये चीज दिखाती है कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ थी। हालांकि जो चंदन था उसे कभी भी बिजनेस बिजनेस किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था, तारा को ज्यादा था। तो तारा को इसमें बहुत डिजायरफुल दिखाया गया है कि वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहती थी, जबकि चंदन को हाउस होल्ड जो वर्क्स होते हैं वो पसंद होते हैं। लेकिन उनके फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी में तो ये डायनेमिक्स चल रहे थे, उसमें अंत में तारा की हार हुई और उसको डेथ का सामना करना पड़ा। तो यही है ये प्ले, जिसमें चैलेंजेस दिखाए गए हैं काफी ज्यादा, एक फैमिली कन्फ्लिक्ट्स दिखाया गया है और एक जो सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस होती है इनको भी इसके अंदर दिखाया गया है कि एक चॉइस ने, एक जेंडर को, एक अपने वंश को, एक पैट्रियार्कियल थिंकिंग ने बहुत सारी चीजों को खराब। तो ये यही था प्ले। अगर हम इसमें बात करें कि तारा कैसे, तारा इज अ प्ले अबाउट अ डिसफंक्शनल फैमिली, एक बिखरी हुई फैमिली, एक बेकार फैमिली का ये प्ले है। तो ये बिल्कुल सही है। तारा जो है वो इस प्ले का एक पावरफुल कैरेक्टर है। उसे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज झेलनी पड़ी, उसे काफी ज्यादा टेंशन, कन्फ्लिक्ट झेलना पड़ा, उसने काफी ज्यादा अपनी फैमिली के अंदर इमोशनल स्ट्रगल किया और एंड में उसकी डेथ पे ये प्ले खत्म होता है। इसमें दिखाया गया है ये स्टोरी जो है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, वो घूमती है फैमिली की रीयूनियन। जो भी सीक्रेट डिजायर, जो कुछ अनस्पोकन इमोशंस थे इसके अंदर, जो दतानी है उसने जो सेक्सुअलिटी होती है, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है, उसे क्या करा है, दिखाया है। जो तारा है वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, उनके लिए जिंदगी बनना चाहती थी उनकी, लेकिन वहीं पर कुछ बहुत बड़े सच छुपाए गए उन्हीं के घर के सदस्यों द्वारा। तो यही सारी चीज इसमें दिखाई गई है। तो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट कि तारा जो प्ले है वो हमें सोसाइटी की हार्श रियलिटीज को दिखाता है और ये दिखाता है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो ये सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन होती है, किस तरीके से एक लड़की की, एक वुमेन की लाइफ को खराब कर सकते हैं। तो जो ये प्ले था दतानी जी का, इन दो भाई बहनों की कहानी पर शुरू होता है और
तारा की डेथ पर और चंदन के लंदन जाने पर खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द फॉलोइंग लाइंस, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द पोएट अनयूजुअल यूज ऑफ सिंटेक्स इन दिस पोएम। तो हमें ये कुछ पोएम की लाइंस दे रखी है, इन लाइंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पोएम से लाइन ली गई है और फिर इस पोएम को एक्सप्लेन करना है। देखो, अगर इंट्रो की बात करें तो ये जो लाइंस है ये एमिली डिक्सन की पोएम है, आफ्टर ग्रेन पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स। तो ये इस पोएम की लाइन है और ये पोएम काफी ज्यादा अच्छी और डीप पोएम है जो कि लाइफ की जो सफरिंग्स, पेन, इमोशन होते हैं उनके ऊपर लिखी गई है। शी डिस्कस द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशनल सफरिंग। तो इस पोएम के अंदर जो एमिली है उन्होंने इमोशनल सफरिंग जो है उसको डिस्कस किया है, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको बताया है। अब बात करें, एनालाइज करें इस पोएम को तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को देखते हैं, दिस इज द आवर ऑफ लीड। तो जो आवर ऑफ लीड का इस्तेमाल हुआ है ये किसी हैवी और बर्डन सा मूवमेंट के लिए हुआ है कि मान लो कोई ऐसा पल आया हो लाइफ में काफी ज्यादा बर्डन से भरा हुआ हो, जैसे कि मान लो किसी की डेथ हुई है या एक ऐसा पल जिसमें हमें सिर्फ रोना ही पड़ा। द वर्ड लीड नॉट ओनली रेफर्स टू द मेटल। ये जो लीड वर्ड है ये किसी मेटल को रेफर नहीं कर रहा है सिर्फ, बल्कि ये बता रहा है कि बट ऑल्सो कन्वे अ सेंस ऑफ वेट एंड ग्रेविटी, बल्कि ये एक वेट और ग्रेविटी का सेंस भी दे रहा है। एक ऐसा समय जो काफी ज्यादा दर्दनाक था जो भुलाए भी नहीं भुलाया जाता, मतलब जिसे हम नहीं भूल पाते। रिमेम्बर्ड इट आउटलिव। पोएट इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मेमोरी। जो पोएट है इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में एक मेमोरी या फिर एक रिफ्लेक्शन को इंट्रोड्यूस करवा रही है। द आइडिया इज दैट दिस मूवमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय आवर ऑफ लीड विल बी रिमेम्बर्ड बट ओनली इफ वन सर्वाइव्स इट। क्या कहती है कि उस मूवमेंट को हम याद कर सकते हैं उस समय, लेकिन तभी जब हमने उस पल को जिया। अगर मैंने कोई जो दुख है वो जिया ही नहीं है और मैं ऐसे कह रही हूँ हाँ मुझे पता है, तो मैंने उस चीज को फील नहीं। अगर आपने उस चीज को फील किया है, आपने उस सिचुएशन में सर्वाइव किया है, तभी आपको वो याद रहेगा और तभी वो मेमोरी बन के आपके माइंड पे रहेगा। द कंडीशनल नेचर ऑफ द स्टेटमेंट एड डेप्थ टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपीरियंस। तो जो ये लाइन इन्होंने ऐड करी है, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने ऐड करी है, ये जो हमारी गहराई होती है किसी भी अनुभव को, किसी भी एक्सपीरियंस को समझने की, उसको उजागर करती है, उसको पोएम के अंदर दिखाती है। एज फ्रीजिंग पर्सन रिकलेक्ट द स्नो, द कंपैरिजन टू फ्रीजिंग पर्सन रिकलेक्टिंग द स्नो क्रिएट्स अ विविड एंड मेटाफोरिकल इमेज. It suggests a distance and detached recollection as if the memory is as cold as distant as the snow. The poet uses a simile to draw a parallel between the emotional state and the physical sensation of freezing. तो इस स्टेंजा में जो पोइट है वो क्या कह रही है, वो बर्फीले व्यक्तियों यानी कि जो फ्रीजिंग पर्सन्स हैं उनके रूप में बर्फ को याद कर रही है, स्नो को रिकलेक्ट कर रही है। और क्या कह रही है, वो कहती है कि बर्फ को याद करते हुए वो बर्फ के साथ, स्नो के साथ कंपैरिजन कर रही है, किसका, फ्रीजिंग पर्सन का, उन बर्फीले आदमियों का जो जम चुके हैं। और वो ऐसी मेमोरी की बात कर रही है जो मेमोरी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ चुकी है या फिर बहुत ज्यादा दूरी पर, आप कह सकते हो एक इमोशनल सी सिचुएशन बना रही है। दोनों, एक इमोशनल सी सिचुएशन और जो ठंड होती है, जो हमारी फिजिकल सेंसेशन होती है फ्रीजिंग के टाइम पे, ठंड के टाइम पे जो फिजिकली सेंसेशन होती है, उन दोनों को पैरेलल यानी कि सिमिलर दिखाने की कोशिश जो है वो कर रही है कि ये दोनों इक्वली होती है। क्या, किसी कोई इमोशनल सिचुएशन, कोई इमोशनल स्टेट और एक फिजिकल सेंसेशन जो फ्रीजिंग के टाइम होती है वो। तो ये मेमोरी को बहुत ज्यादा ठंडा दिखा रही है और बहुत ज्यादा दूर दिखा रही है। नेक्स्ट है फर्स्ट चिल देन सपोर्ट देन द लेटिंग गो। दिस लाइन यूजेस एन अनकन्वेंशनल सिंटेक्स टू डिपिक्ट द प्रोग्रेशन ऑफ इमोशन और सेंसेशन। द यूज ऑफ एम डैशेस। एम डैशेस क्या होते हैं, जैसे कि ये पोएम के बाद आपको दिख रहे होंगे, ये जो डैशेस इन्होंने यूज करे हैं, ये वाला हो गया, ये डैश हो गया, ये डैश, ये डैश, तो ये डैशेस होते हैं, इन्हें एम डैशेस कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर वो बीच बीच में थोड़ा रोकती हैं, यानी कि जो ये एम डैशेस होते हैं ये पाउस को क्रिएट करते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा रुकना। तो वही आगे क्या बताती हैं, एम डैशेस का यूज करा गया इसमें, ये बता रही है। इसके बाद द यूज ऑफ एम डैशेस क्रिएट अ पाउस एम्फाइजिंग ईच स्टेज, फर्स्ट द चिल देन सपर, अ स्टेट ऑफ डेज्ड और अनकॉन्शियस एंड फाइनली द लेटिंग गो। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस मिरर्स द ग्रेजुअल एंड इनविटेबल प्रोसेस ऑफ इमोशनल रिलीज। इसमें वो आगे क्या कहते हैं, वो आगे कहते हैं कि ये जो लाइन्स है, ये जो आखिरी लाइन है, इसे ज्यादा इमोशनल दिखाने के लिए या इसमें सारे अपनी सेंसेशन और इमोशन को डालने के लिए जो पोइट है वो किसका यूज करती है, वो एम डैशेस का इस्तेमाल करती है और वर्ड्स के आगे एम डैशेस को लगा के उन वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा रोक देती है थोड़ी देर के लिए, जिससे क्या होता है कि वो वर्ड बिल्कुल बदल जाता है। पहले बात होती है फर्स्ट द चिल, यानी कि पहले बात होती है ठंडक की, फिर होती है स्टपर। स्टपर मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना, एकदम उसमें डूब जाना कि ये क्या हो गया हमारे साथ। और दूसरा होता है बेहोशी की स्थिति की, जब हम बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बिल्कुल हमें कुछ समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और वो थर्ड बताती है द लेटिंग गो, मतलब कि किसी भी चीज को जाने देना। तो इसमें ये जो सेंटेंस है, जो ये इमोशनल रिलीजमेंट की प्रोसेस है, ये लाइन इसको इंडिकेट करती है। अब हमें बताना था इम्पैक्ट ऑफ अनयूजुअल सिंटेक्स। तो अनयूजुअल सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले तो ऑब्वियस
ऑब्वियसली बात है कि हम डैशेस की ही बात करेंगे, क्योंकि डैशेस ने इस पोएम की ओवरऑल टोन है कि इसमें ही एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि इससे जो इमोशनली एक्सपीरियंस होता है स्पीकर का, जो ग्रेट पेन था उनको, वो देखने को मिला है हमें, उनकी इमोशनल एक्सपीरियंसेस को हमने देखा। द पॉजेस क्रिएटेड बाय दैम डैशेस गिव अ सेंस ऑफ डेलिब्रेशन एज इफ द स्पीकर इज केयरफुली आर्टिकुलेटिंग ईच स्टेज ऑफ द एक्सपीरियंस। तो जो पाउजेज हैं जो क्रिएट किए गए इसके द्वारा ईएम डैशेस लगा के, जो ये पाउजेज क्रिएट किए गए, तो ये स्पीकर की फीलिंग दिखाता है। इसे स्पीकर ने सावधानी पूर्वक लगाया है, क्यों? ताकि उनका एक एक वर्ड इन पाउजेस के बाद जो है वो उनकी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को, जो एक्सपीरियंसेस की स्टेज होती है, उसे बता सके। और जो ये डैशेस बनाए गए हैं ये किस चीज की भावना देते हैं, ये क्या बताते हैं, हम थॉट्स को, अपने विचारों को व्यक्त कर सके, विचार विमर्श कर सके। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो अनयूजुअल यूज होता है सिंटेक्स का, वो पोएम के इमोशनल इम्पैक्ट को बढ़ा देते हैं। इनके द्वारा जो पेन होता है, जो सफरिंग होती है, जो वीनेस होती है, जो सेंसेशन होती है, उनको हम कन्वे इजीली कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ जॉन मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो जो जॉन मिल्टन का सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो आपकी पोएम है, हमें वो पढ़ना है। तो सोनेट मतलब 14 लाइन्स की पोएम होती है, उसे सोनेट कहा जाता है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखो, बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं तो जो जॉन मिल्टन है, उन्होंने ये पोएम खुद के बारे में ही लिखी थी। ये पोएम उनके बारे में ही है। ही बिकेम ब्लाइंड एट एन अर्ली एज। वो एक काफी ज्यादा अर्ली एज में वो अंधे हो गए थे, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। विच ही कॉल्स एज हाफ ऑफ हिज लाइफ ड्यू टू ब्लाइंडनेस द होल वर्ल्ड इज डार्क एंड ग्लूमी। उनकी आधी जिंदगी भी नहीं बीती थी और उन्हें अंधेपन का सामना करना पड़ा था, वो अंधे हो गए थे। और उनकी आधी जिंदगी में ही उनके लिए जो ये दुनिया थी वो अंधेरे में डूब गई थी, जहाँ हर तरफ सिर्फ अंधेरा। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। द गिफ्ट ऑफ बीइंग अ क्रिएटिव राइटर एंड पोएट विच हैज बीन अकॉर्डेड टू हिम बाय द गॉड इज नाउ यूजलेस फॉर हिम। तो उनके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि जो उन्हें गॉड ने गिफ्ट दिया था, क्या गिफ्ट दिया था? एक अच्छे राइटर और पोएट का, अब वो उनके किसी भी काम का नहीं है। वो गिफ्ट अब उनके किसी भी काम का नहीं है। आगे वो कहते हैं, थ्रू द गिफ्ट और स्किल गिवन टू हिम बाय द गॉड रिमेन विद हिम टिल डेथ बट ही विल नॉट बी एबल टू यूज इट। वो कहता है कि जो गॉड ने उन्हें ये गिफ्ट दिया, ये स्किल दिया, वो उनकी मृत्यु तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाएगी तब तक उनके साथ रहेंगे, लेकिन अब वो इस गिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अंधे हो चुके हैं। अगर हम इस पोएम की बात करें ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, तो जॉन मिल्टन इसमें किस बारे में बात कर रहे हैं? ये गॉड के रियल सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली इस पोएम में यही है कि हम, हर एक इंसान जो है वो गॉड के सर्वेंट है और वो उन्हीं के इशारों पे काम कर रहे हैं, यानी कि हम सब भगवान के ही इशारे पर काम करते हैं। अगर ऑन हिज ब्लाइंडनेस की हम बात करते हैं तो देखो, जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो एकदम फाइनेस्ट सोनेट्स है। इंग्लिश पोएट्री में बहुत सारे सोनेट्स हैं, उनमें से जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसका भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। आप इसे ऑटोबायोग्राफिकल के रूप से भी देख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जॉन मिल्टन ने खुद की ही बात करी है। जॉन मिल्टन जो थे वो 1652 में अंधे हो गए थे, जब उनकी एज 44 ईयर्स थी। आप देख सकते हो, सिर्फ 44 साल की उम्र में वो अंधे हो गए थे। आप कह सकते हो जो उनकी लाइफ है वो ग्लूम से भर गई है, फुल ऑफ ग्लूम। ग्लूम मतलब होता है एकदम अंधकार, इतना गहरा अंधकार कि कुछ ना दिखे। तो इसकी बात वो करते हैं। यहाँ पे हाईलाइट्स कर दिया है, बट मैं बेसिकली आपको समरी बता देती हूँ इसकी, इसमें क्या हुआ होता है। देखो, जो जॉन मिल्टन है वो ये लिखते हैं, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे, कि मैं ऐसे अंधा हो गया हूँ और अब मतलब गॉड ने जो भी मेरे को ये दिया है राइटिंग का, वो मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे आसपास की जो पूरी दुनिया है वो बिल्कुल डार्क हो चुकी है, बिल्कुल फुल ऑफ ग्लूम हो चुकी है, सब कुछ अंधकार में डूब गया है। फिर इसी पोएम में आगे दिखाया जाता है कि वो ये खुद से ही पूछते हैं कि अब मैं अंधे होने के बाद भी, मतलब जो लोग अंधे होते हैं, जो गॉड होते हैं, क्या वो उनसे भी काम कराते हैं? तो वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि जो लोग अंधे होते हैं उनसे भी भगवान काम कराते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो वाली बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो वाली बात हो रही थी ना कि भगवान ने जो मुझे गिफ्ट दिया है, जो स्किल दिया, वो मेरे किसी काम की नहीं है। तो फिर वो उसके बाद आगे खुद ही बोलते हैं कि क्या जो गॉड होते हैं वो अंधे लोगों से भी काम कराते हैं? जो देश में या दुनिया में जितने भी अंधे हैं वो क्या सब काम करते हैं? तो आगे ही इसमें एक लाइन है, बी पेशियंट और प्रिवेंट, कि यानी कि थोड़ा सब्र रखो और कुछ भी बोलने से बचो, बड़बड़ाने से बचो। खुद ही वो रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि गॉड को किसी भी गिफ्ट की, किसी भी सर्विस की कोई जरूरत नहीं है, गिफ्ट की या फिर कोई हम उनके लिए कुछ करें, इन सब की उन्हें कोई नीड नहीं है। गॉड के लिए सबको किसी ना किसी रूप में सर्व करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो गॉड का किंगशिप है वो बहुत बड़ा है, उसमें हर कोई आता है, हर कोई समाता है, हर कोई उन्हीं के अकॉर्डिंग सर्व कर रहा है। वो जैसा चाह रहे हैं हर कोई वैसा ही कर रहा है, चाहे वो किसी भी वे
वे में कर रहा हो। और इसमें एंड में वो कहते हैं कि जिन लोगों की बारी अभी तक आई भी नहीं है वो लोग भी गॉड के लिए सर्व कर रहे हैं, और इस तरीके से जो इनकी ब्लाइंडनेस वाली पोयम है ये कंपोज्ड कर देते हैं गॉड को, और इस तरीके से ये पोयम जो आपकी है वो पूरी हो जाती है। तो इसमें क्वेश्चन में यही दिखाया गया कि जॉन मिल्टन यही सोच रहा है कि उनको फियर है कि अब वो राइटिंग जो है, जो उनकी पोएट्री लिखना है, अब वो नहीं लिख पाएंगे। हालांकि आपको बता दूं कि ये पोयम जो है वो उन्होंने अपने अंधे होने के बाद ही लिखी है। वो इस पोयम में मेनली जो चीज है वो क्या दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपनी एबिलिटी को, उन्होंने अपनी स्किल को जो गॉड ने उन्हें दी थी, वो टैलेंट अब वो अपना खो चुके हैं। हालांकि वो टैलेंट उनके पास रहेगा लेकिन अब वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसमें उनकी एंजाइटी को हाईलाइट किया गया है कि वो कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपनी साइट को खोने के लिए, उसका भी कुछ ना कुछ है इसमें। इसके अलावा वो कहते हैं द रेफरेंस टू बिब्लिकल पैसेज लाइक जॉब्स अटेप्शन ऑफ गॉड विल, और एंड में जो गॉड की इच्छा है उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है क्योंकि गॉड ने ही हमें बर्थ दिया और गॉड ही हमें आगे लेकर जाएंगे। तो इसीलिए ये कहा गया है कि गॉड को हम अलग अलग वेज में सर्व करते हैं। सबकी लाइफ में गॉड अलग अलग टास्क क्रिएट करते हैं, अलग अलग टास्क सब झेलते हैं। वो बताइए। तो एट द एंड इन कंक्लूड वी कैन से दैट जो मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो एक सिर्फ पोएटिक लेमेंट नहीं है कि आंखें खोई और उन्होंने पोएटिक लेमेंट बना दिया, नहीं, ये एक एक्सप्लोरेशन है किस चीज की, फेथ, विश्वास की, ड्यूटी, कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अ पार्टिसिपेंट नरेटर, डिस्कस विद रेफरेंस टू जेराल्ड जे प्रिंस एनालिसिस ऑफ द सेम। तो हमें बताना है कि पार्टिसिपेंट नरेटर क्या होता है गेराल्ड जे प्रिंस के जो थॉट्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। गेराल्ड प्रिंस है, ये 1942 में बॉर्न हुए थे, एक अमेरिकन अकेडमिक रियॉन्ड पोएट है जिनके काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहे हैं नैरेटोलॉजी के अंदर। इन्हें एक लीडिंग स्कॉलर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा पॉलिटिक्स को नैरेटिव करते थे, काफी ज्यादा हेल्प करते थे नेट्रोलॉजी को एक शेप देने में। अगर हम बात करें नेट्रोलॉजी की कि नेट्रोलॉजी होती क्या है, तो नेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नैरेटिव एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर्स। इट्स अ थ्योरी, डिसिप्लिन एंड मेथड दैट एग्जामिन हाउ नैरेटिव स्ट्रक्चर अवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। नेट्रोलॉजी इंक्लूड्स नैरेटिव्स फ्रॉम लिटरेचर एंड अदर जर्नल्स एंड मीडियम्स। तो इसमें क्या बोला गया है कि नेट्रोलॉजी क्या होती है? नेट्रोलॉजी जो कहानियां होती हैं, जो कथाएं होती हैं, कथा के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी एक स्टडी है, यानी कि उनका अध्ययन है। ये एक ऐसी थ्योरी या फिर एक ऐसा सिद्धांत है जो इस बात को आइडेंटिफाई करता है या फिर इस बात को एग्जामिन करता है कि हाउ नैरेटिव स्ट्रक्चर अवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि किस तरीके से जो कथाएं होती हैं वो दुनिया, और दुनिया में जो भी सांस्कृतिक या जो भी कला वगैरह है उनके बारे में जो भी बातें होती हैं उन धारणाओं में हमें इंक्लूड कैसे करती है, हमारे जो परसेप्शन होती है वो कैसे बताती है। और इसके अलावा ये कहते हैं कि जो नेट्रोलॉजी है उसमें जो ये लिटरेचर, आपका साहित्य हो गया या जितनी भी अदर मीडियम्स है, अलग अलग माध्यम है, उन सब की जो कथाएं होती हैं वो शामिल होती हैं। यानी कि कथा को आप कहानी भी कह सकते हो, कहानी, ड्रामा, प्ले, जो भी आपको कहना है। अगर हम बात करें पार्टिसिपेंट नरेटर बाय गेराल्ड जे प्रिंस के अकॉर्डिंग, तो देखो, अ पार्टिसिपेंट नरेटर elucidated by Gerald Prince in नेट्रोलॉजी refers to a narrative perspective where the narrator is directly involved in the event of the story। तो इसमें ये कहा गया है कि पार्टिसिपेंट को हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो प्रतिभागी कहते हैं, कि एक प्रतिभागी कथावाचक। नरेटर मतलब होता है कथावाचक, यानी कि जो हमें कहानी सुनाता है या जो भी कहानी है वो हमें बताता है। तो वो एक कहते हैं कि गेराल्ड प्रिंस के द्वारा ये कहा जाता है कि पार्टिसिपेंट नरेटर वो होता है जो अपनी कहानी के अंदर अपनी कथा जो भी वो कह रहा है उसके अंदर वो सीधा इंक्लूड होता है। जैसा कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जॉन मिल्टन की एक पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो वो उसमें वो खुद इंक्लूड है ना, तो उसी को कहते हैं पार्टिसिपेंट नरेटर, जिसमें वो खुद इंक्लूड होते हैं, खुद अपनी कोई कहानी कह रहे होते हैं। या तो उस कहानी में वो किसी कैरेक्टर के रूप में होते हैं या अपनी कहानी कहते हैं, या फिर कोई भी, चाहे वो उस कैरेक्टर में कोई राजकुमार बने या फिर किसी भी तरीके के व्यक्ति को शामिल करे, पर वो खुद से उसमें कनेक्टेड होते हैं। तो इसके 4 सेक्शन बताए गए हैं। पहला सेक्शन है आप लोगों का साइन ऑफ आई, यानी कि मैं के लक्षण। डिस्कस हाउ फर्स्ट पर्सन नरेशन इज ऑफ्टन प्रेजेंटेड इनडायरेक्टली विद सबटल इंडिकेशन ऑफ द नरेटर प्रेजेंस थ्रू द यूज ऑफ प्रोनाउन लाइक यू एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक टेम्पोरल और मॉडल वर्ड्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि देखो, कभी कभी ऐसा डिस्कस देखा होगा आप लोगों ने कि कैसे होता है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो पहला व्यक्ति होता है, वो कथन को, जो भी वो बात कह रहा है उसको अक्सर कैसे कहता है, जैसे आप यूज करता है। लेकिन अगर वही हम प्रोनाउन वगैरह के एग्जाम्पल देखें, प्रोनाउन में देखें, तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि यू यूज करता है वो, या फिर मॉडल वर्ड्स यूज करता है। तो ये हमें एक साइन देता है इस चीज का। इसके अलावा आइडेंटिफाई डायरेक्ट साइन ऑफ द नरेटर प्रेजेंस सच एज आई और वी प्रोनाउंस, कंटेक्चुअल रेफरेंसेस टू टाइम एंड स्पेस एंड मॉडल वर्ड। इसके अलावा जैसे कि अगर हम और नरेटर की अगर पहचान करें तो कैसे कर सकते हैं, वो उसमें आपको मैं या हम
या कोई टाइम प्लेस, इस तरीके के जो मॉडल वर्ड्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे एटीट्यूड को, नरेटर का जो एटीट्यूड है उसे दिखा। इसके अलावा एक्सप्लोर हाउ दीज साइंस प्रोवाइड इनसाइट इनटू द नरेटर पर्सोना, ऑफरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एटीट्यूड, पोजीशन एंड टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि ये पता लगाता है कि किस तरीके के जो ये संकेत होते हैं वो वर्णनकर्ता के व्यक्तित्व में किस तरीके से हमें उनका पर्सपेक्टिव, यानी कि उनकी सोच क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रूसिवनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, रिलिएबिलिटी और डिस्टेंस। विश्वास, दूरी या फिर खुद पे जो भरोसा होता है ना, उसके बारे में अगर हम बात करें तो इंट्रूसिवनेस की बात करें तो इसमें क्या डिस्कस होता है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें बात होती है सीधे तरीके से, जो डिस्कस होता है कि जो नरेटर है, जो कहानी कह रहा है, वो कहानी के अंदर डायरेक्ट आप कह सकते हो इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट घुसता है। वो ये नहीं कि वो मैं वर्ड यूज करेगा या फिर तुम वर्ड यूज करेगा, नहीं, वो डायरेक्ट घुसता है कहानी के। इसके अलावा सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये बताता है कि जो कथावाचक है, यानी कि जो कहानी सुना रहा है, वो कहानी के रूप में कितना ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि उसे अपने रोल के बारे में अवेयर है, वो अलग अलग जो एग्जाम्पल है उनके द्वारा किसी कहानी को बता पा रहा है या नहीं। इसके अलावा आती है रिलिएबिलिटी, यानी कि विश्वास से रिलेटेड होता है ये। इसके अलावा जो कहानी होती है वो क्या करती है, नरेटर की जो ट्रस्ट वर्थनेस होती है वो कन्वे करती है स्टोरी के द्वारा। ये चीज को हाईलाइट करती है कि हाउ अ नरेटर रिलायबिलिटी डज नॉट नेसेसरी इक्वेट टू एग्रीमेंट विद देयर पर्सपेक्टिव, कि किस तरीके से एक कथावाचक, एक कहानी कहने वाले का जो भरोसा है वो जरूरी नहीं है, बल्कि उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, अगर हम उससे एग्री हैं तो सब कुछ ठीक है। फिर ऐसी बात आती है डिस्टेंस की, ये दूरी की बात करते हैं कि जो कहानीकार होता है वो कहानी में विभिन्न जो डिफरेंट टाइप के डिस्टेंस होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। और इसमें कैसे चीजें आती हैं, इसमें फिजिकली, शारीरिक, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, मॉरल, नैतिकता से रिलेटेड, इमोशनल एस्पेक्ट, यानी कि जो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं वो भी डालते हैं। और इसमें वो ये भी बताते हैं कि कैसे ये सारे जो इमोशंस हैं, ये जो रीडर है, जो ये कहानी पढ़ रहा है, उसके ऊपर किस तरीके का प्रभाव डालते हैं, ये इसको भी बताता है। इसके अलावा फिर आता है नरेटर का कैरेक्टर। नरेटर के कैरेक्टर की अगर बात करें तो ये डिफरेंस बताता है नरेटर और जो कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर उसके बीच, यानी कि जो कहानी सुना रहा है उसके और जो कहानी में जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उसके बीच डिफरेंस बताता है। वो ये बताता है, इस बात की चर्चा करता है कि कैसे जो पहला व्यक्ति है, जो कहानीकार है, वो एक साथ कहानी कहते कहते वो अपने कैरेक्टर को किस तरीके से आई यूज करके आइडेंटिफाई कर सकता है, किस तरीके से उसे बता सकता है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव वेयर द आई सर्व एज बोथ नरेटर एंड कैरेक्टर। ये डिफरेंस बताता है पहले पर्सन जो आई होता है वो नरेटर, यानी कि जो कहानी सुना रहा है उसके लिए भी यूज हो रहा है और जो कैरेक्टर है उसके लिए भी यूज हो रहा है। और वहीं जो थर्ड पर्सन होता है वो नरेटर को सेपरेट कर देता है स्टोरी के अलग कैरेक्टर से। जैसे मैं यूज कर रही हूँ, आई मैंने यूज किया और फिर मैंने नाम ले दिया किसी का कि जॉन सेड दिस, तो जॉन अलग है और आई जो कैरेक्टर है वो अलग है। आई मतलब या तो नरेटर या फिर एक कैरेक्टर, तो इस बारे में वो बात करता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट प्लीज समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट है मल्टीपल नरेटर्स। अगर मल्टीपल नरेटर्स की हम बात करें तो ये एक से ज्यादा कथावाचक की बात करते हैं, जैसा कि एक्सप्लोर द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल नरेटर्स विद इन अ सिंगल नैरेटिव, एम्फाइजिंग द पोटेंशियल फॉर एन इंडेफिनिट नंबर ऑफ नरेटर एंड हायरार्कीज अमंग देम। इसमें वो क्या बात करता है कि एक ही जो कहानी होती है उसके अंदर कई सारे नरेटर्स हो सकते हैं, अलग अलग कहानी सुनाने वाले की उपस्थिति का हम पता लगा लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं नरेटर्स के, कभी कोई बोलता है कभी कोई बोलता है ना, आपने बहुत सारी स्टोरीज में नोटिस किया होगा। देन एक्सप्लेन्स दैट द हायरार्की अमंग नरेटर डज नॉट नेसेसरी कोरिलेट विद देयर इंपॉर्टेंस इन द स्टोरी, सिटिंग एग्जांपल वेयर टर्टियरी नरेटर माइट होल्ड मोर सिग्निफिकेंस देन प्राइमरी वंस। इसके अलावा वो बताते हैं कि किस तरीके से जो ये कहानी को सुनाने वाले होते हैं, जो ये नरेटर होते हैं, वर्णनकर्ता होते हैं, किस तरीके से जरूरी नहीं है कि कहानी में जो इनका रोल हो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो या वो उससे काफी ज्यादा रिलेट करते हो, नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के साथ साथ जो कहानी होती है और जो कहानी में प्रियोरिटी और एक होता है कि थर्ड नंबर पे कोई चीज हो, तो इन दोनों के बीच जो तुलना होती है, जो डिफरेंस होता है, इसके सिग्निफिकेंस को बताते हैं। यही कुछ डिफरेंसेस है कि किस तरीके से जो प्रिंस है वो एनालाइज करता है पार्टिसिपेंट नरेटर को एक फ्रेमवर्क के अंदर, कि वो स्टोरी टेलर है, वो नैरेटिव है या फिर वो खुद ही एक कैरेक्टर है। सो वी कैन कंक्लूड दिस, ये एक काफी ज्यादा ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। स्टोरी टेलिंग के भी अंदर काफी ज्यादा चीजों को देखना पड़ता है, किसी भी कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, तो हमें उनको सॉल्व करना होता है। और ये कुछ टेक्निक्स या कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम उस चीज को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द पोर्ट्रेयल ऑफ लंदन एंड द स्पीकर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द सिटी इन वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको लंदन का एक पोर्ट्रेट सा डिस्कस करना है, उसकी ब्यूटी का, मतलब किससे रिलेट करना है,
जो स्पीकर यानी कि जो हमारे पोएट ने उस सिटी के बारे में बताया है उससे। और जो आपकी पोयम है, क्या नाम है उसका? वेस्टमिंस्टर ब्रिज, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया। तो उन्होंने अपनी इस पोयम में, वेस्टमिंस्टर ब्रिज पोयम में, किस तरीके से उस सिटी को, उस प्लेस को डिफाइन किया है, तो हमें उसको यहाँ पर डिस्कस करना है। अगर थोड़े से पोइट की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, ये बॉर्न हुए थे अप्रैल 7 1770 को। ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट है। अगर इनके नेचर की बात करें पोएम्स में, तो ये एक इंग्लिश नेचर पोइट है। अब यहाँ पर रोमांटिक पोइट की बात हुई है, तो मैं आपको एक बता देती हूँ कि रोमांटिसिज्म क्या होता है या रोमांटिक लिटरेचर क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, रोमांटिसिज्म एक ऐसे मूवमेंट को कहा जाता है जहां पर, जो लगभग 18th सेंचुरी में मूवमेंट चला था इंग्लैंड में, और यहाँ पर जो हमारे पोइट्स थे वो फिलोसफिकल थ्योरी के साथ साथ अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि नेचर से रिलेटेड है या लव से रिलेटेड है या इमेजिनेशन से रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें जो आती थी वो रोमांटिसिज्म में आती थी। और अगर रोमांटिसिज्म के फादर की बात करें तो जीन जैक्स रूसो, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो रोमांटिसिज्म के फादर। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक बेसिक सी नॉलेज थी जो मैंने आपको दी। अब अगर हम बात करें लंदन के पोर्ट्रेयल की और स्पीकर का क्या व्यवहार था उस सिटी को देखकर, उनकी भावनाओं की, अगर हम बात करें कि उन्होंने वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर खड़े होके जब उस खूबसूरत शहर को देखा तो उनके क्या व्यूज थे, अगर इसकी हम बात करें तो हम देखेंगे। पहली बात तो ये कि सोनेट का पार्ट है जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज है। और सोनेट किसे कहते हैं? जो 14 लाइंस की पोयम होती है उसको कहते हैं। 90% सोनेट जो होते हैं वो 14 लाइंस के ही होते हैं। 90% इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो अगर हम वेस्टमिंस्टर ब्रिज की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ उस शहर की जो खूबसूरती है इस पोयम के अंदर उसको बताते हैं। अगर वेस्टमिंस्टर ब्रिज से कोई क्वेश्चन अलग भी आता है या कुछ आता है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि वेस्टमिंस्टर ब्रिज में इस पोयम के अंदर विलियम ने सिर्फ उस प्लेस की खूबसूरती को बताया है। अगर मैं आपके सामने पोयम को थोड़ा समराइज करूं तो मैं आपको बताऊंगी कि वो वेस्टमिंस्टर एक ब्रिज है, उस पे खड़े होके उस लंदन शहर को देख रहे होते हैं और वहां की ब्यूटी को, वहां की सुंदरता को क्या कर रहे होते हैं? डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इसके बारे में हम अगर बात करें तो वो कहते हैं ये एक ऐसा प्लेस है जो सिर्फ सुंदरता से भरा हुआ है, जहाँ पर शांति है, जहाँ का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो काफी ज्यादा शांत है, काल्म है, और इस प्लेस पर एक पीसफुलनेस फील हो रही है जो किसी के भी मन को हर ले। इसके बाद वो आगे भी यही कहते हैं, मैं आपको एज अ समरी ही बता देती हूँ। वो आगे भी क्या कहते हैं, ये एक ऐसा प्लेस है, अगर कोई बिल्कुल डल सोल का होगा, कोई एक ऐसा आदमी होगा जिसकी आत्मा मर चुकी होगी, वही आदमी ऐसा होगा जो इस प्लेस पर जा रहा होगा तो वो इसकी सुंदरता को ना देखे। वरना कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बींग इस प्लेस को देखेगा तो वो देखता ही रह जाएगा। वो आगे क्या बताते हैं? वो आगे कहते हैं कि जो ये शहर है उसने खूबसूरती को ओढ़ रखा है। जो ये सिटी है काफी ज्यादा ट्रैंक्विल है। ट्रैंक्विल मतलब होता है पीसफुल या फिर एकदम क्वाइट, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांति हो। आगे वो कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके का, उस समय जैसे 18 सेंचुरी की बात हो रही है तो इंग्लैंड में तो, या जो भी हमारे मेनली कंट्रीज थी, तो वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो उस समय तो कह रहे हैं, जब ये पोइट ने कविता लिखी तो वो क्या कह रहे हैं कि अभी तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी फ्री है, यहाँ किसी भी तरीके की कोई औद्योगिकी या कोई भी फैक्ट्रियल चीज शुरू नहीं हुई है। इसलिए जो ये सिटी है, जो ये प्यारा सा शहर है, वो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है और एकदम प्योर ब्यूटी, जो ब्यूटी है यहाँ की बिल्कुल शुद्ध लग रही है, बहुत ज्यादा प्योर लग रही है। क्या आगे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो लंदन को एक मेजेस्टी वाला एकदम जादुई शहर बताते हैं जो काफी ज्यादा सुंदर है, पावरफुल है। वो आगे क्या कहते हैं? वो आगे कहते हैं इस शहर की जो सुबह है, जब सारे अपने घर में सो रहे हैं, तो कुछ जैसे 4-5 बजे का समय हो रहा होगा, तब कवि खड़े हैं, तो वो उस जगह को देखते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस जगह ने खूबसूरती को, जैसे हम कोई गारमेंट पहनते हैं ना, हम कोट पहनते हैं अपने शरीर पर या शर्ट वगैरह पहनते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इस शहर ने सुंदरता रूपी गारमेंट को अपने ऊपर ओढ़ रखा है, जो इसकी खूबसूरती को बयां कर रहा है, जो लंदन की इस ब्यूटी को बता रहा है। उसके आगे वो कहते हैं कि जो भी मैं इस ब्रिज पे खड़े होके मैन मेड स्ट्रक्चर भी देख रहा हूँ, जैसे कि शिप, टावर्स, डोम्स, और कुछ नेचुरल एलिमेंट भी देख रहा हूँ, जैसे फील्ड यानी कि खेत का है, तो आपको पता ही है। तो ऐसा लग रहा है इन सबको इस ब्रिज पे खड़े होके देख के कि ये यूनिटी, ये एकता को दिखा रहे हैं, एकता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ शांति है जो काफी ज्यादा हमें भा रही है या इस ब्यूटी को बता रही है। कि वो आगे बताते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर इतनी कामनेस है इस सिटी के अंदर कि जो रिवर फ्लो हो रही है वो भी कामली तरीके से, बहुत शांति तरीके से हो रही है। उसके आगे वो क्या कहते हैं? एंड द हाउस इज अपियरिंग अस्लीप। ये लाइन भी है आपकी पोयम में जिसमें वो कह रहे हैं कि इस घरों में जो लोग रहते हैं
हैं वो सो रहे हैं, सारे घर शांत हैं, घर में रहने वाले लोग सो रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया सुबह का टाइम है, लेकिन उन सबके दिल जिंदा है, उन सबके दिलों में इसकी खूबसूरती बसी हुई है। वो ओवरऑल अगर मैं आपको कंक्लूड करूँ तो नॉर्मल सी चीज है, वो इस सिटी की जो ब्यूटी है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसे फ्री बता रहे हैं। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो प्रभाव अब औद्योगिकीकरण का आने वाला है उन सब से। वो आगे ये भी कहते हैं कि ये जो सिटी है ये पॉल्यूशन से फ्री है, यहाँ पे कोई भी धुआं नहीं है किसी भी प्रकार का। तो वो इस सिटी की खूबसूरती को बताते हैं। अब अगर हम स्पीकर का एटीट्यूड देखें सिटी की तरफ, अगर हम उनके व्यूज को देखें, तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने लंदन को, इस शहर को इतना प्योर देखा, इतना प्योरली इसे डिफाइन किया जैसे कि काफी ज्यादा सुंदर है। वो जो पोएम की आपकी फर्स्ट लाइन है वो उसमें ये चीज कहते हैं कि अर्थ पे इससे ज्यादा सुंदर कुछ है ही नहीं। वो आगे बताते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्रियों का कोई स्मोक नहीं है, कोई धुआं नहीं है, इसीलिए जो यहाँ की मॉर्निंग है वो चमक रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरे आसमान में किसी ने ग्लिटर फैला दिया हो, बहुत शाइनिंग मॉर्निंग होती है। और यही शाइनिंग मॉर्निंग इस सिटी को क्या देते हैं, प्योरिटी का सेंस देते हैं, काल्मनेस देते हैं। तो एट द एंड वी कैन से दैट इन कंक्लूजन जो विलियम की वेस्टमिंस्टर ब्रिज है उसमें वो ब्यूटीफुली जो उन्होंने कैप्चर किया था लंदन के सीन को, उसको ही दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर द वर्ल्ड हैज not been broken up into fragments by narrow domestic walls. What is the significance of fragments and narrow domestic walls? Discuss in relation to the broader themes of the poem. तो उसमें क्या बात की गई है, इसमें पूछा गया है कि एक ऐसी दुनिया जो टुकड़ों में ना बटी हो, जहाँ पर जो लोग हैं वो छोटी सोच, गलत, झूठ फरेब बोलने वाले ना हो। तो हमें इसी कंटेक्स्ट में जो वर्ड है फ्रेगमेंट्स और जो वर्ड है नैरो डोमेस्टिक वॉल, इनका सिग्निफिकेंस बताना है और किससे रिलेट करना है इन दोनों वर्ड्स को, जो इस पोएम की थीम है। और इस पोएम की थीम मैं आपको बता देती हूँ, एब्सोल्युटली इस पोएम की जो थीम है वो फ्रीडम ही है। क्योंकि जो ये पोएम है, अगर हम बात करें इस पोएम की, तो ये पोएम लिखी है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इसमें वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ही वांट्स टू अवेक द पीपल ऑफ द कंट्री, वो अपने देश के लोगों को जगाना चाहते हैं। अब पोएम की बात हो रही है, तो ये पोएम है कौन सी? पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, जहाँ रहने वाले किसी भी इंसान के दिमाग में किसी प्रकार का कोई भय ना हो, कोई डर ना हो। तो इसी पोएम की एक लाइन थी कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, देखो जो ये पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की सबसे ज्यादा एक पावरफुल क्रिएशन है। ठीक है, इसमें वो क्या सिखा रहे हैं या वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो अपने देश के लोगों को वैल्यूज बता रहे हैं। इसकी वैल्यू, फ्रीडम की वैल्यू। वो एक ही चीज चाह रहे हैं अपने देश के लोगों को कि तुम डर के झुक के मत चलो, बिना डर के चलो, हमेशा सच बोलो, जो छोटा सोच होता है, जो पैट्रियार्कियल थिंकिंग होती है, इन सब से दूर रहो और अपने देश को टुकड़ों में मत बटने दो और एकता के साथ, यूनिटी के साथ सब रहो। हमारे फ्रीडम, इक्वालिटी जैसी जो चीजें हैं उनकी बात करते हैं। इसके साथ अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेगमेंट की बात करें, फ्रेगमेंट वर्ड के महत्व की अगर हम बात करते हैं, तो देखो फ्रेगमेंट वर्ड है वो ब्रोकन, डिवाइडेड और फ्रेगमेंटेड वर्ड, यानी कि ऐसी दुनिया जो टुकड़ों में बटी हो या फिर जिसका बंटवारा हो गया हो, ऐसी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। तो वो नॉर्मल सी बात है, वो सेपरेशन नहीं चाहते। जो ये फ्रेगमेंट वर्ड है ये सेपरेशन को दिखाता है, ये बंटवारे, डिवीजन को दिखाता है। और ये जो फ्रेगमेंटेशन है वो किसी भी बेस पे हो सकता है, चाहे कल्चर, सांस्कृतिक तरीके से हो, चाहे सोशल, सामाजिक तरीके से हो, या फिर राजनीति की वजह से कोई बंटवारा हो। तो वो इसके खिलाफ है। वो किस में बात करते हैं, वो ह्यूमैनिटी, वो मानवता को बढ़ाने की बात करते हैं और यूनिटी, एकता की बात करते हैं। अगर हम इसके रिलेशन की बात करें ब्रॉडर थीम से, तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि टैगोर जो है वो इंपॉर्टेंस बता रहे हैं किसकी, यूनिटी की। मैंने ये हाईलाइट भी कर रखा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो वो यूनिटी की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहे, सब यूनिटी से रहे, वर्ल्ड को टुकड़ों में ना बांटे। ठीक है, पॉइंट क्या चाह रहे हैं, वर्ल्ड वेयर पीपल आर नॉट डिवाइडेड बेस्ड ऑन नेशनैलिटी, एथनिसिटी और अदर आर्बिट्रेटरी डिस्टिंक्शन। तो वो ऐसी दुनिया नहीं चाहते जहां पर जो आपकी दुनिया है या जो आपका देश है या आपका जो वर्ल्ड है वो किसी भी तरीके से डिवाइड हो, चाहे वो राष्ट्रीयता के रूप में हो, चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे ये जाति वगैरह होती है इसके नाम पे, वो नहीं चाहते। वो सबको क्या चाहते हैं कि सारे मिलके रहें। अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, इसके मीनिंग की बात करें, तो ये जो हमारी पैट्रियार्कियल बाउंड्रीज होती हैं, जो हमें घर में ही जो हमारे ऊपर लिमिट्स लगा दी जाती है कि नहीं जाना बाहर, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये उसकी बात कर रहे हैं कि झूठ फरेब, ये डर को हमें अपने दिमाग से निकालना होगा। जो हमारे घरों में ही, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में ही हमारे अंदर एक डर बिठा दिया जाता है ना कि नहीं बाहर जाएंगे तो ऐसा होगा। तो वो इस सोच को, इस थिंकिंग को मिटाने के लिए कहते हैं, वो बहुत फोर्स करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी आपके ऊपर ये जो ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है आप लोगों के पास, ठीक है, जो ये आपके जीवन पे, चाहे आपके घर वालों ने लगा रखी है, चाहे
अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स है उससे इम्पैक्टफुल हो, उससे प्रभावित। वो कहता है कि इन सबको तोड़ दो, ठीक है, ये जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है इन्हें खत्म करो, इन बैरियर्स को तोड़ो और अपनी वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं कि जो हर चीज से फ्री हो। ऐसा नहीं कि फ्री हो तो आप किसी का मर्डर करो, नहीं, मतलब कि जो जो बैरियर्स हैं उनसे फ्री हो और अपने देश के लिए कुछ कर सके। जो इंडिविजुअल्स हैं ये मिले और मिलकर कुछ ऐसा कर सके जो हमारे सराउंडिंग्स को इमीडिएट चेंज कर सके, जो हमारे वर्ल्ड का जो देखने का नजरिया है वो बदले। इस पोएम की समरी की बात करें तो देखो जो स्पीकर एक्सप्रेस कर रहे हैं यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है वो चाहते क्या, वो क्या चाहते हैं, वो एक ऐसी कंट्री की इच्छा कर रहे हैं। डिजायर मतलब होता है कामना या इच्छा, तो एक ऐसी कंपनी बोल रही हूँ, एक ऐसी कंट्री की इच्छा कर रहे हैं जहाँ पर जो लोग हो वो बिना डर के रहे, ठीक है, जो मिल के रहे, जहाँ पर जो नॉलेज हो वो फ्री हो। फ्री मतलब कि सबको ज्ञान प्राप्त करने का राइट हो, सबको हक हो, जहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की कोई दकियानुसी यानी कि छोटी सोच ना हो, कोई बाउंड्री ना हो, सब मिलके खुल के जिए। जहाँ पर जो स्पीकर जो है वो एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज का सपना देख रहा है जहाँ पर जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल है, हर एक व्यक्ति है, वो हमेशा सच बोले, चाहे सच बोलने की कोई भी कीमत उसे चुकानी पड़ रही हो, लेकिन वो हमेशा सच बोले, क्योंकि अगर वो सच बोलेगा तो वो आगे अपने जीवन में उतना ही सक्सेसफुल होगा। वो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, उन्हें रियल वाली फ्रीडम चाहिए, ठीक है। और एट द एंड जब इस पोएम को वो खत्म करते हैं, आखिर की लाइनों में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी वो कंक्लूड करते हैं लाइंस को, पोएम को, और क्या अपील करते हैं भगवान से, वो भगवान से अपील करते हैं कि फादर मेरे कंट्री के लोगों को जगाओ, ठीक है। अगर आप पोएम पढ़ोगे तो लास्ट में यही लाइन है उनकी, यही मीनिंग है उन लाइंस का कि हे फादर मेरे जो कंट्री है, जो मेरी कंट्री है, वहां के लोगों को क्या करो, जगाओ, उनको चेतना दो और उन्हें फियरलेसनेस तरीके से किस तरीके से जीवन जीते वो बताओ। तो अगर हम इस पोएम की बेसिकली थीम्स की बात करें तो उसमें जो थीम में वर्ड आएंगे वो आपका फियरलेसनेस यानी कि बिना डर के, नॉलेज ज्ञान प्राप्ति, यूनिटी एकता के साथ रहो और हमेशा ट्रुथ बोलो, सच बोलो, ठीक है। तो इन द कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो टैगोर का विजन है दुनिया को देखने का, वो एक ऐसी दुनिया चाह रहे हैं जहाँ पर सिर्फ क्या हो, यूनिटी हो, कोई भी डिवीजन ना हो, जहाँ पर हर कोई मिलके रहे। तो इस तरीके से हमने हमारे इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको यहाँ किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक होगा, आप वहां से ले सकते। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।